आज एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आपकी बुक में ये स्टार्टिंग में दिया गया होगा, मैं काफी एंड में पढ़ा रहा हूँ। मैनेजमेंट को आज हमें प्रूफ करना है तीन चीजों के साथ। एक उसके बाद इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे हमने मैनेजमेंट को तीन चीजों के साथ कंपेयर किया है। तीन चीजों के साथ मैनेजमेंट को हमने कंपेयर किया है, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, इन तीन चीजों के साथ हमने मैनेजमेंट को कवर किया। अब हमें पहले नंबर पे हमें मैनेजमेंट को देखना है किसके साथ? साइंस के। आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन। ठीक है, तो किसी चीज को प्रूफ करना है, जैसे अगर हमें मैनेजमेंट को साइंस की तरह प्रूफ करना है, तो हमें साइंस के फीचर्स पता होना जरूरी है। साइंस के अंदर क्या क्या आता है। आर्ट को प्रूफ करना है, अगर मैनेजमेंट को आर्ट की तरह प्रूफ करना है तो हमें आर्ट के फीचर्स पता होना जरूरी है। वैसे प्रोफेशन की तरह प्रूफ करना है तो प्रोफेशन के फीचर्स पता होना जरूरी है। तो नहीं, मैं आपको आज कंक्लूड करके बता ही दूंगा, पिक्चर सामने आई जाएगी मैनेजमेंट क्या है। तो पहले नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं मैनेजमेंट एज ए साइंस। हाँ, पढ़ चुके ना क्या? तो मैनेजमेंट को मैं साइंस की तरह बता रहा हूं। अच्छा, याद करो बचपन का वो पहला दिन जब स्कूल गए थे। पहले दिन से ही स्कूल में साइंस की बुक मिल गई थी, हलवा वड़वा एबीसी। नहीं, उस समय नहीं थी, ईवीएस मिली थी फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास से ईवीएस मिलती है, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज। ईवीएस के बाद थोड़े बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए, सेवन नहीं सिक्स क्लास में, सिक्स में आती है साइंस। ठीक है, और सिक्स से सेवेंथ साइंस पढ़ी, एट साइंस पढ़ी, नाइन्थ साइंस पढ़ी। नाइन्थ में साइंस के अंदर तीन पार्ट मिले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक ही बुक थी, और बुक के तीन डिवीजन थे बुक के अंदर। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, एट में, एट नाइन्थ यहाँ तक क्लियर हो जाता है, हमें पता लगने लगता है कि फिजिक्स नाम की भी कोई चीज होती है, केमिस्ट्री नाम की भी चीज होती है, और बायोलॉजी नाम की। फिर यहां से टेंथ भी ऐसी गई, और जो बच्चे अब इलेवेंथ में साइंस लिए, अब फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट हो गया, केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट हो गया, बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट। अब ये लोग ट्वेल्थ तक ऐसे ही पढ़ेंगे, ट्वेल्थ के बाद फिजिक्स के ऊपर पूरी ब्रांच बन जाएगी, और फिजिक्स भी कई तरह की चीजें निकल आएंगी। फिजिक्स के ऊपर पूरी डिग्री हो जाएगी, केमिस्ट्री के ऊपर पूरी डिग्री हो जाएगी, बायोलॉजी के ऊपर पूरी डिग्री हो जाएगी। उनके अंदर भी एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट निकलेगा, उसके ऊपर मास्टर डिग्री हो जाएगी, उसके ऊपर पीएचडी हो जाएगी, एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी हो जाएगी। कितने डिटेल में, कितने सिस्टमैटिक तरीके से साइंस पढ़ाई जा रही है ना? कितना सिस्टमैटिक, पहले दिन से साइंस फिजिक्स रख दी जाती, बच्चों के सामने बच्चे पागल हो जाते हैं। तो साइंस में एक पैटर्न होता है, अगर किसी को नॉलेज देनी है तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज दी जाती है। अब मैं बात करता हूं इसी के कंपैरिजन में मैनेजमेंट की, इसी के साथ मैनेजमेंट देखते हैं। क्या हो गया? वो तुम डिस्टर्ब बहुत करते हो। हाँ, अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। अभी आप लोगों को ट्वेल्थ क्लास में, अच्छा इलेवेंथ में आप लोगों ने बिजनेस में मैनेजमेंट नाम की कोई चीज पढ़ी? नहीं पढ़ी। हमने सिर्फ बिजनेस के बारे में जाना, बिजनेस कितने होते हैं, कितने तरह के होते हैं, नए नए तरीके कौन से हैं। सिर्फ हमने बिजनेस का ओवरव्यू देखा कि दुनिया में कितने तरह के बिजनेस चलते हैं, सिर्फ ये जाना है इलेवेंथ क्लास में। ओवरव्यू वही है पूरे इलेवेंथ क्लास में बिजनेस स्टडीज का, कि दुनिया में कितने तरह के बिजनेस कैसे कैसे चलते हैं, वो सब देखो। बिजनेस को चलाते कैसे हैं, वो हमें ट्वेल्थ क्लास में मैनेजमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, कि बिजनेस को कैसे रन किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है बिजनेस को। अब यहाँ पे पहली बार आप बिजनेस पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, बिजनेस की बुक है लेकिन पढ़ आप क्या रहे हो? मैनेजमेंट पढ़ रहे हो। मैनेजमेंट के जब आपके ये 8 चैप्टर हो जाएंगे, तो 9 चैप्टर मैनेजमेंट की ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी, मतलब कि मैनेजमेंट के अंदर के टॉपिक्स निकलना शुरू हो जाएंगे। आपको एक मिलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे आप। एक आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ोगे, आपने बुक में नहीं है अभी ह्यूमन रिसोर्स, ज्यादा स्टाफिंग चैप्टर के अंदर थोड़ा सा दिया गया। अच्छा, एक पढ़ोगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये चैप्टर नंबर 11 हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट, उल्टा लिख दिया, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये क्या निकल रही है? ब्रांचेस निकल रही है मैनेजमेंट की।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और भी कई सारी ब्रांचेस होती है मैनेजमेंट की, फिलहाल हमारी बुक में इतना नहीं है। होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, और क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, कई तरह की मैनेजमेंट की फील्ड्स होती है। तो फिलहाल हमारी बुक में सिर्फ 3 दिए गए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और मार्केटिंग है। ये दो तो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 9 है और ये चैप्टर नंबर 11 है। बाकी ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। तो ये क्या निकला, जैसे एक ही बुक के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी निकली थी, एक ही साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी निकली थी, वैसे मैनेजमेंट के अंदर थोड़े से सब्जेक्ट निकले। अब 12th के बाद जब कॉलेज में जाओगे तो ये एक सब्जेक्ट मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट मिलेगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट मिलेगा। इसके बाद एक एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचोगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर पूरी डिग्री है, पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर डिग्री है। मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एमबीए किया हुआ है, उसके साथ साथ बैंकिंग से भी। उसके बाद एचआर मैनेजमेंट पे भी पूरी डिग्री निकलेगी, मार्केटिंग मैनेजमेंट पे भी पूरी डिग्री निकलेगी। तो ये कहीं लगभग वैसा ही नहीं दिख रहा जैसे साइंस का, सिस्टमैटिक तरीके से। तो जैसे साइंस के अंदर आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज दी जाती है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज दी जाती है, सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज दी जाती है। वहां पे भी बुक्स मिलती है, साइंस के अंदर बुक्स मिलती है पढ़ने के लिए, स्टडी मटेरियल मिलता है, थ्योरीज मिलती है, प्रिंसिपल्स मिलते हैं, यहाँ पे भी है बिल्कुल सेम। यहाँ पे भी बुक्स हैं, थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सब यूज करते हैं। तो इस फीचर के अकॉर्डिंग दोनों चीजें मैच करनी है बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पहले फीचर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज ए साइंस। मैनेजमेंट क्या है, साइंस है। तो पहला फीचर था आपका सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है, साइंस इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। किस चीज पर बेस्ड होती है वो नॉलेज, बेस्ड ऑन लॉजिक्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। लॉजिक्स के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर साइंस की नॉलेज बेस्ड होती है। वैसे ही आपकी मैनेजमेंट की नॉलेज भी है, मैनेजमेंट की नॉलेज भी आपकी फैक्ट्स, लॉजिक्स और इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। ये भी सिस्टमैटिक तरीके से दी जा रही है, ऑर्गेनाइज तरीके से दी जा रही है। ऐसा नहीं है मैं कुछ भी कभी भी कुछ भी बता रहा हूँ। जैसे यूट्यूब पे देखना, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बिजनेस गुरुज होते हैं, कभी भी कोई भी टॉपिक कहीं से भी शुरू कर देते हैं, कोई भी, आज हम ये बताएंगे, आज हम ये बताएंगे। यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपको नॉलेज दी जा रही है। तो यहाँ पे पूरी नॉलेज आपको जैसे साइंस में होता है वैसे ही मैनेजमेंट में होता है। तो ये वाला फीचर हमारा मैच कर रहा है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट और साइंस एक जैसे। अब देखो दूसरा है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ये बात कर रहा है साइंस का, साइंस के फीचर्स की बात कर रहा है, और साइंस में बोल रहा है जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसके बेस पर बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। तो मेरे को बताओ, साइंस में आपने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, न्यूटन भाई साहब ने बोला था, जानते हो न्यूटन दादा को? हाँ, न्यूटन भाई साहब ने बोला था कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो पटक के वो सर पे गिरेगी, वापस आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगी। और भी उसने कई सारे प्रिंसिपल दिए थे, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऐसा भी कुछ प्रिंसिपल था। तो कई सारे प्रिंसिपल्स थे साइंस के अंदर। अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इसी में, मैनेजमेंट में। वहां पे भी पढ़ेंगे हम, चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। वहां पे हमारे दो महान गुरु हैं, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। इनको आप मैनेजमेंट की फील्ड का न्यूटन बोल सकते हो। तो इनके प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने भी पर्याप्त ज्ञान दिया है, जैसे न्यूटन लोग ज्ञान पेल के गए वैसे ये लोग भी पर्याप्त मात्रा में ज्ञान पेल कर गए। तो यहाँ पर जैसे वहां पर जो नॉलेज बेस थी, वहां पे जो चीजें काम करते थे साइंस के अंदर, वो सब प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते थे। और वो प्रिंसिपल्स जो बनाए गए, बार बार एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए। वहां पे जो उन लोगों ने प्रिंसिपल बनाया, हजारों बार एक्सपेरिमेंट किया तब जाकर उसको प्रिंसिपल बनाया, उसको सिद्धांत बनाया। वैसे ही जहां पर मैनेजमेंट के अंदर भी प्रिंसिपल्स हैं, और ये प्रिंसिपल भी एक दिन के अंदर नहीं आए, बार बार इनको एक्सपेरिमेंट किया गया, बार बार स्टडी किया गया, तब जाके वो प्रिंसिपल हमारे सामने बन के निकले। दो फीचर मैच हो गए, जैसे वहां पे वैसे ही यहां पर। तीसरा आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जैसे वहां ये वाला फीचर भी मैच कर गया, ये भी करेगा। तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी। अच्छा, तुम लोग बताओ, साक्षी तुम बताओ, तुम यहाँ पे बैठी हो, तुम्हारे पास किताब है, ऊपर फेंको, फेंकना मत, ऊपर फेंकोगी नीचे आएगी, आएगी, बिल्कुल आएगी, हवा में तो नहीं लटकेगी ना। अच्छा, एक मिनट, अगर यही काम तुम, चुप करो, यही काम तुम पाकिस्तान में जाके करोगी तो वहां पे ऊपर की तरफ फेंकोगी, नीचे आएगी। अमेरिका जाके करोगी तो सब जगह नहीं, आसमान, अब वहां पे नहीं बोल रहा हूँ, मून में नहीं, धरती पे बात कर रहा हूँ। उसने ग्रेविटेशनल फोर्स धरती पे काम करती है। अच्छा, मतलब कहीं पे भी आप वो साइंस का प्रिंसिपल लागू कर रहे हो, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रिजल्ट दे रहा है।
हर जगह पे सेम एप्लीकेबल हो रहा है। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं, क्योंकि हर तरह पे लोग अलग अलग हैं। साइंस के प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, चीजों के ऊपर काम करते हैं, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं। और इंसानों का बिहेवियर हर जगह पे कैसा रहता है, अलग अलग। इंडिया में ही देख लो, गांव के लोगों का बिहेवियर और शहर के लोगों का बिहेवियर, इंडिया के लोगों का बिहेवियर और अमेरिका के लोगों का बिहेवियर। इंडिया के लोगों की बात, ये बिल्कुल बहुत पुराना एग्जाम्पल है लेकिन मस्त है। इंडिया में कोई कपड़ा आता है तो पहले बड़ा भाई पहनता है, फिर वही कपड़ा छोटा भाई पहनता है, फिर वही कपड़ा घर में नहीं पहुंचा नहीं किचन में जाता है, पहले किचन में यूज होता है, किचन में जब वो खराब हो जाता है फिर उसको पहुंचे की तरह यूज किया जाता है। जहां तो वो पहुंचे की तरह यूज होता है, जो वो गाड़ी साफ करने के लिए यूज होता है, मतलब अल्टीमेट तक उसको निचोड़ के यूज करते हैं, जब तक वो पूरा फट नहीं जाता, पूरा किसी काम का नहीं रह जाता। दुबई साइड, अमेरिका साइड, वहां पे क्या है, एक दो बार पहने रिटायर, नया ले आओ। क्या है वहां पे, इंडिया में पोंछा पुराने कपड़ों से बनाया जाता है। आज की डेट में जो इंडिया के अंदर पोंछे वाले डंडे आए हैं वो वहां की देन है। हम लोगों ने तो ये डंडे वाले पोंछे बनाए नहीं थे। हम ये तो हमने वहां पे देखा कि वो लोग पोंछा भी सिस्टमेटिक तरीके से लगाते हैं। हम लोग तो नहीं तो कोई भी कपड़ा लिया हो गया। वहां पे टाइलें साफ करने के लिए टाइल क्लीनर है, हाथ से पकड़े टाइलें साफ कर दे। इंडिया वाले तो कपड़ा लिया पोंछ दिया, हो गया साफ। तो ह्यूमन बिहेवियर हर जगह पर अलग अलग मिलेगा, और जहां पर ह्यूमन बिहेवियर अलग होगा वहां पे मैनेजमेंट के जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी अलग अलग है। तो हर जगह पे मैनेजमेंट एक सा एप्लीकेबल नहीं होता है, हर जगह पर मैनेजमेंट जो एप्लीकेबल होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए ये वाला फीचर एप्लीकेबल नहीं होता। साइंस का प्रिंसिपल हर जगह सेम रिजल्ट देगा, क्योंकि मैनेजमेंट पे इंसानों के ऊपर इंप्लीमेंट होता है और इंसानों का बिहेवियर हर जगह एक सा नहीं होता, तो हर जगह जो रिजल्ट्स आएंगे मैनेजमेंट के वो भी अलग आएंगे। हर जगह पे मैनेजमेंट भी आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा, तो ये फीचर मैनेजमेंट का साइंस के साथ मैच नहीं करता। तो यहाँ पर दो फीचर हमारे मैनेजमेंट के साइंस के साथ मैच करते हैं, तो इस बेस पर हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट कंप्लीट साइंस, इट इज इनकम्प्लीट साइंस, या फिर इसको इनकम्प्लीट साइंस भी बोल सकते हो, या इन एग्जैक्ट साइंस भी बोल सकते हो, या फिर सोशल साइंस भी बोल सकते हो, सॉफ्ट साइंस, ये सब कह सकते हो। कंप्लीट साइंस नहीं है, दो फीचर मैच कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि साइंस नहीं है, थोड़ी बहुत साइंस है, थोड़ी बहुत साइंस नहीं है, तो इसके इनएग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस का नाम दिया जा सकता है मैनेजमेंट के। अब कंपेयर करते हैं आर्ट के साथ। आर्ट में लेके चलो आप, म्यूजिक, सिंगिंग, डांस, ये सब चीजें, ये सब आर्ट होती है। आर्ट के अंदर क्या होता है, आर्ट भी एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे भी आपको हर चीज बिल्कुल सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। पहले ही दिन ही किसी को कराटे सिखा दिए जाते हैं, पहले दिन ही किसी को जुडो डांस जो होता है ना, एरोबेटिक्स सिखा दिए जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप किसी को डांस सिखा रहे हैं तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। किसी को सिंगिंग सिखाई जा रही है तो पहले दिन ही कि आजा बेटा लता मंगेशकर के साथ कॉम्पिटिट कर, पहले दिन उसको पहले छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती है, तो सिस्टमैटिक तरीके से वहां पर भी नॉलेज दी जाती है। और उसके अंदर चाहिए क्या पड़ता है, आर्ट के अंदर क्या चाहिए पड़ता है, क्रिएटिविटी, आर्ट के अंदर स्किल और प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस, स्किल, ये सब चीजें चाहिए पड़ती हैं आर्ट के अंदर। चाहिए पड़ती है कि नहीं चाहिए पड़ती है? अब देखते हैं मैनेजमेंट को आर्ट के साथ कंपेयर करते हैं। आर्ट का पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वहां पे हर चीज बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सिखाई जाती है, तो क्या मैनेजमेंट के अंदर नहीं? अभी तो देखा हमने, मैनेजमेंट के अंदर भी तो हमने सिस्टमैटिक तरीके से सीख रहे हैं, पहले अभी बेसिक देख रहे हैं, फिर डिटेल में बुक्स निकलेंगी, फिर डिटेल में और निकलेगा। तो जैसे आर्ट के अंदर हर चीज आपको सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से सिखाई जाती है, वैसे मैनेजमेंट में भी आपको सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से ही उस चीज की नॉलेज दी जाती है। वहां पे नॉलेज जो सिस्टमैटिक तरीके से दी जाती है, वैसी नॉलेज यहाँ पर भी सिस्टमैटिक तरीके से ही दी जाती है। तो ये वाला फीचर तो मैच कर गया। दूसरा, आर्ट में तुम लोगों को कितनी भी सिखा दो, कोई भी व्यक्ति किसी को कितना भी सुर सिखा दिया जाए, लगाने को उसे अपने हिसाब से पड़ेगा। हर बार उसे म्यूजिक तो अपना ही कंपोज करना पड़ेगा। अरिजीत सिंह हर बार एक ही ट्यून लेकर आ जाए, कोई काम की नहीं, फ्लॉप हो जाएगा। हर बार अरिजीत सिंह को सिखाया थोड़ी जाता, उसका टीचर थोड़ी बताता होगा उसको कि ये गाना ऐसे नहीं ऐसे गाओ, उसको तो सिर्फ बेसिक सिखाया गया है, गाता वो अपने अकॉर्डिंगली है। कोई भी आपको म्यूजिक गाने के लिए दे दिया जाए, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली गाओगे, तो वो क्या कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल एप्लीकेशन उसके ऊपर लगा रहे हो, अपनी पर्सनल पर्सनल तरीके से उस चीज को अप्लाई करो, अपनी नॉलेज को पर्सनल तरीके से अप्लाई कर रहे हो। हर आर्ट के अंदर ये होता है। मैं तुम लोगों को डांस के बेसिक सिखा सकता हूँ, किस गाने पे किस हिसाब से डांस करना है वो आप लोगों को डिसाइड करना पड़ता है। मैं आपको गाना सिखा दूंगा, गाना लिरिक्स के हिसाब से कैसे गाना है वो आप लोगों को डिसाइड करना है। अगर कोई नया कंपोज करना है तो उसमें आपको अपनी नॉलेज को अपने तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। और मैनेजमेंट में भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तुम लोगों को ये मैनेजमेंट बता तो रहा हूँ, लेकिन जब रियल लाइफ में काम करने जाओगे वहां पे अपनी तरीके से काम करना पड़ेगा।
वहां पे देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशंस कैसी है। जैसे जिन लोगों का बिजनेस होगा उन लोगों को पता होगा हर बिजनेस को अपने तरीके से हैंडल किया जाता है, बिजनेस को चलाने का तरीका कुछ अलग ही होता है। तो वहां पे ये चीजें आपको मैं सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ, वहां पे अप्लाई आपको इसको अपने तरीके से करना है। कौन सी चीज अप्लाई करनी है, कौन सी चीज अप्लाई नहीं करनी है, कौन सी चीजें कब अप्लाई करनी है, कब अप्लाई नहीं करनी है, ये चीजें आपको खुद देखना पड़ेगा। तो जैसे आर्ट के अंदर पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, मतलब पर्सनल तरीके से उस चीज की नॉलेज को अप्लाई करना पड़ता है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी उस नॉलेज को पर्सनल तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, क्या अरिजीत सिंह को, लता मंगेशकर को एक दिन में सारा काम आ गया? बार बार उन्होंने क्या किया होगा? आज भी ये लोग रियाज करते हैं, इतने बड़े बड़े सिंगर्स हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े डांसर्स हो जाते हैं, कंटिन्यूसली अपनी प्रैक्टिस रखते हैं, प्रैक्टिस को कभी छोड़ते नहीं है, हमेशा करते रहते हैं, हमेशा प्रैक्टिस और उसमें नई नई चीजें निकालते रहते हैं। हर गाने में नई क्रिएटिविटी दिखाएंगे, हर सॉन्ग में, हर डांस में, हर कोरियोग्राफी में, हर जगह पर नई नई क्रिएटिविटी दिखाई जाती है। अगर वही चीज बार बार रिपीट करी जाए तो लोग बोर हो जाएंगे, वहां से कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई भी वो चीज बिकेगी नहीं। वहां पे प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी दोनों चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए रेगुलर और उसमें नई नई इनोवेशन भी चाहिए। वैसे ही आर्ट मैनेजमेंट के अंदर है, मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है, एक जैसा चलाते रहोगे तो हमेशा फेल हो जाओगे। इसमें भी आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे मैनेजमेंट को, उतना ही वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते रहोगे और उतनी ही आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, बार बार नई चीजें मैनेजमेंट के अंदर करनी पड़ेगी, हर बार नया कुछ ट्राई करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल हो जाओगे। पहले जैसी चीजें करते रहोगे तो कॉम्पिटिटर कभी भी आ जाएगा, नई चीजें कर जाएगा और आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों फीचर हमारे आर्ट के साथ मैच कर गए। यहाँ पे हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज कंप्लीट आर्ट। इसी बेस पर एक डेफिनेशन भी है, इसी बेस पर एक डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, मैंने बोला बाद में बताऊंगा, वो आज बता रहा हूं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या बोला? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। मैनेजमेंट एक कला है अपने जीवन के उद्देश्य दूसरों से प्राप्त करवाने के। अमीर हमें होना है, काम तुम लोग करोगे। अंबानी बैठकर रईसों की तरह वहां पे अय्याशी करता है और काम पूरी दुनिया करती है। भाई साहब घर में बैठे, इतना बड़ा मंगला है, इतना बड़ा घर है, बढ़िया घर में बैठे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कौन कर रहा है? पूरी दुनिया में एम्प्लॉयज लगे हैं, काम तो एम्प्लॉयज कर रहे हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, काम दूसरे कर रहे हैं और मेहनत कोई दूसरा कर रहा है और सक्सेस कोई और हो रहा है। तो अपने गोल्स को दूसरों से अचीव करवाने की कला को ही मैनेजमेंट कहते हैं। गोल हमारे हैं, अचीव हम तुम लोगों से करवाएंगे, इसी कला को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। इसलिए मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। और मॉडर्न डेफिनेशन में दो चीजें और जुड़ गई, विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कम से कम टाइम और कम से कम कॉस्ट में। गोल अचीव दूसरों से करवाने हैं, लेकिन कम से कम टाइम और कम से कम खर्चे के अंदर। ये हो गया मॉडर्न डेफिनेशन, समझ में आई? अब यहां से आप लोगों को एक चीज प्रूफ होगी कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। आर्ट तो कंप्लीट है। अब प्रोफेशन के साथ और देख लेते हैं। प्रोफेशन के लिए आप दिमाग में लेके चल लो एग्जाम्पल डॉक्टर का, वकील का, ये लोग कौन होते हैं? प्रोफेशनल्स होते हैं। अगर कोई भी प्रोफेशनलिस्ट बनना है तो उसमें उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज की डेट में तुम लोग सोचो, अरे कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, मरीज बहुत निकल रहे हैं, बहुत स्कोप है डॉक्टर में, डॉक्टर बन जाते हैं, एक दिन में बन जाओगे क्या? जब तक अगर बनने बैठोगे बुढ़ापा आ जाएगा। जिसके साथ शादी करने जिसके साथ शादी करने की सोच रहे हो उसके बच्चों के साथ ना शादी करनी पड़े। ऐसी उम्र तक डॉक्टर बन पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर प्रोफेसर क्या, हाँ 8.5 साल करीब। सही है, पहले शादी कर लो फिर डॉक्टर स्टार्ट करना। सही है। तो यहाँ पर प्रोफेशन के अंदर आपको उस फील्ड से रिलेटेड स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए पड़ती है, उस फील्ड से रिलेटेड स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए पड़ती है जिस चीज में आप प्रोफेशनलिस्ट बनना चाहते हो। लॉयर बनना चाहते हो तो वकालत आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, डॉक्टर बनना चाहते हो डॉक्टर पूरी चाहिए आपको, टीचर बनना है तो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरी नॉलेज होनी चाहिए जो आप पढ़ाने जा रहे हो। तो हर एक प्रोफेशन में स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत पड़ती है, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तब जाके आप उस चीज में प्रोफेशनलिस्ट बन पाते हो। इस चीज को प्रोफेशन क्या होता है वो हम 11th क्लास में भी पहले चैप्टर में पढ़ा था, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो प्रोफेशन के लिए सबसे पहली चीज क्या है? प्रोफेशन में हर चीज, वो भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वहां पे भी हर चीज मेरे को सिस्टमेटिक तरीके से दी जाती है। ऐसा तो नहीं पहले दिन से हवा में उड़ा दिया,
वहां पे भी उनको स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, बुक्स अवेलेबल होती है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी जाती है। वैसे ही मैनेजमेंट है, ये तो हर चीज तीनों ही फीचर में ये फीचर मिलता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज सिस्टम है, तो ये फीचर तो मैनेजमेंट का भी है, मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक तरीके से नॉलेज दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये आ गया, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन के अंदर हर कोई एंट्री नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो भाई साहब आपको एमबीबीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपको अगर सीए बनना है तो आपको आईसीआई के जो एग्जाम्स हैं, जो उनका प्रेस्क्राइब्ड कोर्स है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ये सारे कंप्लीट करने के बाद ही आप उसमें एंट्री ले सकते हो, तब जाके आप उसका मेंबर बन सकते हो। लेकिन मैनेजर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आज के दिन उमान चाहे बिजनेस पापा को बोले, पापा आप बैठो, आज से बिजनेस हम संभालते हैं, भारत सर ने बहुत बिजनेस पढ़ा दिए, अब हमें पूरा मैनेजमेंट आता है, तब वो बन सकता है। उसका खुद का बिजनेस है, वो बिल्कुल कर सकता है, मैनेज करने के लिए क्या दिक्कत है? ऐसे ही जीवन का बिजनेस है, वो चाहे मैं करना चाहूँ हैंडल कर सकता है, कोई कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैनेजर बनने के लिए कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो मैनेजर बनना चाहता है वो मैनेजर बन सकता है, लेकिन प्रोफेशनल बनने के लिए रिस्ट्रिक्शन है। वहां पे एग्जाम, वो आपका जो प्रेस्क्राइब कोर्स है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे तीसरा है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर एक प्रोफेशनल, जो भी प्रोफेशनल है, उसका कोई ना कोई एसोसिएशन है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा हुआ है। जैसे डॉक्टर है, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर्स जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सीए कहां से जुड़े होते हैं? आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक प्रोफेशन जो भी है, उसका कोई ना कोई एक एसोसिएशन है जहां से वो लोग लिंक होते हैं, जहां से उनको मेंबरशिप का सर्टिफिकेट मिलता है। किसी ने मूवी देखी है जॉली LLB 2? सबने देखी है। उसके अंदर जो उसको लाइसेंस कैंसिल करने की बात की जा रही होती है, उसका वकालत का लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा होता है, तो कौन सा एसोसिएशन उसका लाइसेंस कैंसिल करने की बात करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वो बुलाया जाता है, वो उसका लाइसेंस कैंसिल करते हैं। कबीर सिंह मूवी देखी होगी सबने, ऐसा दिखा दें ना, बिल्कुल। वहां पर जब वो ज्यादा वो ड्रिंक करके वो ऑपरेशन कर देता है, तो केस बैठता है उसके पास, और उसको लाइसेंस कैंसिल करने की बात की जाती है उसका, तो वो कौन करता है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सैलरी नहीं मिलती है, प्रोफेशन रहता है, जैसे हमें अपना काम तो अपने तरीके से कर रहे हैं, जितना कमा सकते हो कमाओ, ठीक है? तो वहां पे हर एक प्रोफेशनल का एक एसोसिएशन होता है, मैनेजर्स का कोई एसोसिएशन नहीं। एक बना है, बनाया गया है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसका हेड ऑफिस शायद दिल्ली और कोलकाता में है, दो जगह पर है। लेकिन अभी इसके साथ रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है। अभी रजिस्टर्ड होना कंपलसरी, कोई भी मैनेजर है वो रजिस्टर्ड होना चाहे तो हो सकता है वहां से, रजिस्टर्ड ना होना चाहे तो नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है कि फ्यूचर में एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, हर व्यक्ति मैनेजर भी नहीं बन पाएगा। हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल, वहां से आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ऑप्शनल रहता है, होना चाहो तो हो जाओ, नहीं होना हो तो ना। वैसे इसका, आप रजिस्टर्ड होना चाहते हो तो हो जाइए, और अगर नहीं होना चाहते हो तो ना होइए। तो यहाँ पे ये वाला फीचर भी हमारा मैच नहीं कर रहा है, ना ये वाला फीचर मैच किया, ना ये वाला फीचर मैच किया। अच्छा, एथिकल कोड्स पता है? एथिकल कोड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो, मैंने बोला मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जिसको आना है सबको ईमानदारी से काम करना है। क्या आप लोग ईमानदारी से काम करोगे? आप लोगों ने बोला हाँ करेंगे। रुको, आप लोगों ने बोला हाँ करेंगे, तो मैंने वही चीज रिटर्न में लिख दी, मैंने वही चीज रिटर्न में लिख दी और आपने उसको साइन कर लिया, तो वो हो गया एथिक्स। जब जाकर एथिकल कोड्स बन जाते हैं, जब उन्हीं चीजों को, जो एथिक्स होते हैं हमारे, जो हमारी मॉरल वैल्यूज होती हैं, जो हमारे कानून कायदे होते हैं, मन के अपने खुद के सिद्धांत होते हैं, उन्हीं चीजों को अगर हम रिटर्न में पब्लिश कर दें, एम्प्लॉयज को उनसे साइन करवा लें, तो वो बन जाते हैं कोड्स, एथिकल कोड्स बन जाते हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर, सीए, इन सबको शपथ दिलवाई जाती है इन चीजों की, कि आप अपने एथिकल कोड्स को फॉलो करोगे, नहीं तो आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। हाँ, एथिक्स लॉ से ऊपर होते हैं, और उन्हीं एथिकल लॉस को पहले इंप्लीमेंट करवाया जाता है, साइन करवाए जाते हैं, आपको वो इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन जब जहां पर हमारा कोई एसोसिएशन ही नहीं है, जब मैनेजर्स का कोई एसोसिएशन ही नहीं है, मैनेजमेंट का कोई एसोसिएशन ही नहीं है, तो हमारे पास एथिकल कोड कहां से आएंगे? एथिकल कोड्स तो देता है वो एसोसिएशन देता है, और जब हमारा एसोसिएशन नहीं है तो हमारे कोई एथिकल कोड्स भी नहीं है, तो हमारा ये वाला फीचर भी मैच नहीं करता है। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो किस लिए काम करते हैं? सर्विस देने के लिए।
हम लोग सब कौन देते हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। डॉक्टर सर्विस दे रहा है, लॉयर सर्विस दे रहा है, टीचर सर्विस दे रहे हैं, तो जितने भी लोग प्रोफेशनल्स होते हैं वो सब सर्विस दे रहे हैं। और मैनेजमेंट में जो मैनेजर काम कर रहा है वो सर्विस नहीं दे रहा है, वो प्रॉफिट कमा के दे रहा है, वो प्रॉफिट कमा के दे रहा है अपने ऑनर के लिए। तो यहाँ पे ये वाला फीचर भी हमारा मैच नहीं करता। तो यहाँ पे अगर इनको कंक्लूड किया जाए तो सिर्फ पहला पॉइंट बस मैच किया एज ए प्रोफेशन, बाकी कोई भी पॉइंट हमारा मैच नहीं किया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन। तो अगर अब आपसे कभी कोई को पूछे, कोई अभी अब पूछे कि बताइए मैनेजमेंट क्या है, आपसे कोई पूछे मैनेजमेंट क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसा लिख दिया मैनेजमेंट इज, ए ऑप्शन दिया गया है आर्ट, बी ऑप्शन दिया गया है साइंस, तीसरा दिया गया है प्रोफेशन, और चौथा दिया गया है बोथ ए एंड बी। तो आप क्या बोलोगे? डी वाला। अगर ऑप्शन में इन दोनों का नाम एक साथ दिया गया है, अगर इन दोनों का नाम एक साथ दिया गया तो आर्ट एंड प्रोफेशन, आर्ट एंड साइंस बेस्ट है। मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है, लेकिन यहां पे ये फीचर ना होता, जहां पे लिख देते ऑल, ऑल ऑफ दिस, तो सिर्फ आप टिक किस पर करते? आर्ट पे। अगर साइंस एंड आर्ट एक साथ लिखे हैं तो सबसे बेस्ट आंसर वो है, अगर इंडिविजुअल लिखे हैं तो सबसे बेस्ट आंसर आर्ट है, क्योंकि साइंस पूरी तरह से नहीं है। अब आपको समझ में आ गया मैनेजमेंट क्या है। अब आप अगर सीबीएसई में हो तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एक कहानी दी गई होगी जिसमें दो तीन, हाँ, जिसमें दो तीन दोस्त होंगे, बहस कर रहे होंगे कि एक बोल रहा होगा मैनेजमेंट साइंस है, एक बोल रहा होगा मैनेजमेंट साइंस नहीं है, और तीसरा बीच में आएगा, उसने बिजनेस पढ़ी होगी और वो बोल रहा होगा मैं बताता हूं कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, वो बताएगा वो मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है, वो प्रूफ करके बताएगा उस चीज को पॉइंट वाइज। यही जो हेडिंग्स मैंने आपको बताई, इन्हीं हेडिंग्स के थ्रू आपको उस बात को प्रूफ करना होगा। जिस बात पे वो बहस कर रहे होंगे, वो एक पॉइंट के ऊपर बहस कर रहे होंगे, या प्रोफेशन पे ऊपर बहस कर रहे होंगे, या साइंस के ऊपर बहस कर रहे होंगे, आर्ट के ऊपर, आपको उस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा। आगे समझ में क्लियर है? चलिए